हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी जोरों के साथ जारी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपी टेट का जो ईवीएस वाला पार्ट है उस ईवीएस वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इकोलॉजी, इकोसिस्टम और इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है, इन चीज़ों के बारे में बेहतर ढंग से समझा था, पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम लोग जो है ईवीएस का ही एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जैव विविधता। जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और इनसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जैव विविधता, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता का मतलब जीवों की विविधता। जीवों की विविधता का मतलब हुआ कि एक ही क्षेत्र में, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जब जीव जंतु आपस में पारस्परिक संबंध के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उसी को जो है हम जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। दोस्तों, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के जो जनक माने जाते हैं वो ईओ विल्सन माने जाते हैं। ईओ विल्सन माने जाते हैं। जैव विविधता के जो जनक हैं वो कौन है? ईओ विल्सन हैं, जिन्होंने जैव विविधता के बारे में 1986 में बताया था, अथवा 1986 में जैव विविधता की खोज की थी। तो इसलिए जैव विविधता के जनक के रूप में ईओ विल्सन को माना जाता है। अब जैव विविधता क्या होता है समझते हैं। किसी इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम जैसा कि आप पिछली वीडियो में पढ़े थे, किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों के विविधता को जैव विविधता कहते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उन्हीं की विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता का होना दो शर्तों पर आधारित होता है, दो शर्तों पर निश्चित होता है। अगर कहीं किसी क्षेत्र में अगर जैव विविधता है तो जैव विविधता होने के दो शर्त होने जरूरी हैं। तो वो दो शर्त कौन कौन से हैं? एक, आपका हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और अगर हाई टेम्परेचर है तो उसके साथ साथ जो है अत्यधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र होना चाहिए। आप कह सकते हैं जहां पर हाई टेम्परेचर होगा वहां पर हाई लेवल का बारिश होगी, और जहां पर हाई लेवल की बारिश होती है, समझ लीजिएगा बारिश होने का कारण ही हाई टेम्परेचर होता है। तो कहने का ये तात्पर्य हुआ कि हाई टेम्परेचर और हाई उच्चतम अत्यधिक बारिश, इन दोनों का जहां पर संयोग होता है, इन्हीं दोनों के संयोग से बायोडाइवर्सिटी का निर्माण होता है। मतलब अगर अत्यधिक वर्षा ना हो तो उच्च ताप भी जो है कम ही होगा, और अधिक जो है उच्च ताप नहीं होगा तो अधिक बारिश भी नहीं होगी। मतलब ये एक सिक्के के आप कह सकते हैं दो पहलू हैं। अगर टेम्परेचर हाई है तो बारिश होगी, अगर टेम्परेचर लो है तो बारिश नहीं होगी। और अगर दोनों चीज़ें एक बैलेंस में होनी है, अगर एक बैलेंस में जहाँ पर होंगी वहीं पर क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। अगर इनमें से किसी एक की कमी है तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का निर्माण नहीं हो सकता है। जैव विविधता का निर्माण होने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक हाई टेम्परेचर और दूसरा अत्यधिक बारिश। तो हाई टेम्परेचर और अत्यधिक बारिश की वजह से ही जैव विविधता का निर्माण होता है। आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि जैव विविधता के लिए किन दो शर्तों का होना जरूरी होता है या किन दो चीज़ों का होना जरूरी होता है। तो अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक ताप,
हाई टेम्परेचर होना चाहिए, अत्यधिक बारिश होनी चाहिए। जैव विविधता का द्वार। अब जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? भारत का जो पूर्वी राज्य है, भारत का जो पूर्वी राज्य है, भारत के पूर्वी राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहते हैं। ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखिएगा। और फिर ये जो जैव विविधता शब्द का प्रयोग है, जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग है, सबसे पहले वाल्टर जी रोसन ने 1985 में इस शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले जो है 1985 में वाल्टर जी रोसन ने इस जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। जैव विविधता वाले विशेष क्षेत्र को, जो जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है, जो बायोडाइवर्सिटी एरिया होता है, उस एरिया को हम हॉटस्पॉट कहते हैं। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? जहां पर बायोडाइवर्सिटी होता है, उस एरिया को हम हॉटस्पॉट बोलते हैं, अथवा उष्ण स्थल बोलते हैं, अथवा जैव विविधता क्षेत्र बोलते हैं। उस जैव विविधता वाले विशेष क्षेत्र को हॉटस्पॉट, उष्ण स्थल अथवा जैव विविधता वाला क्षेत्र बोलते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता अत्यधिक ताप व अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको अभी मैंने बताया ही था। जहां पर अत्यधिक ताप होगा, जहां पर अत्यधिक बारिश होगी, वहीं पर जो है जैव विविधता होगा। इनमें से किसी एक की कमी होती है तो वहां पर जैव विविधता की कमी भी होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। पृथ्वी के जो ग्लोब है, पृथ्वी का जो ग्लोब है, ग्लोब आप जानते हो पृथ्वी के आकार का एक कृत्रिम प्रतिरूप जो होता है, उसी को हम ग्लोब बोलते हैं। पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है। पृथ्वी के ग्लोब में जो विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा जो जीरो अंश रेखा को कहा जाता है, कि आसपास का जो क्षेत्र होता है, विषुवत रेखा, जहां पर पृथ्वी को दो भागों में जो रेखा काटती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। तो उस विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आप इस चीज को याद रखिएगा। जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो पृथ्वी का जो ग्लोब होता है, ग्लोब में जो विषुवत रेखा अथवा जीरो अंश अक्षांश रेखा होता है, जहाँ पर पृथ्वी को दो भागों में, पृथ्वी के ग्लोब के रूप को दो भागों में काटता है, उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो उसी चीज को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और वहीं उसी के आसपास की जो एरिया होती है, जो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, वहीं पर सबसे अधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वहां पर क्या होता है? तापमान कम हो जाता है। भाई ध्रुवों पर तापमान कम होगा। जब तापमान कम होगा तो वहां बारिश भी कम होगी, और जब तापमान और प्लस बारिश दोनों कम होगी तो वहां पर जैव विविधता की भी कमी होगी। तो वही चीज कहा जा रहा है, तापमान कम हो जाता है और फिर वहां वर्षा भी कम होगी। यही कारण है जीरो अंश या विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर जैव विविधता कम होती है। यही मेन जो है मेजर प्रॉब्लम है, यही मेन वजह है कि जैव विविधता जो है ध्रुवों पर तापमान, टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, और इस नाते जो है वहाँ पर बारिश कम होती है, और जहाँ पर टेम्परेचर अथवा बारिश दोनों की कमी है वहीं पर जैव विविधता की कमी होती है। तो इसी कारण से जो जीरो अंश अथवा विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर जैव विविधता की कमी होती है। ये इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। जैव विविधता का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है उसका नाम क्या है? रोम। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय रोम है। भारत में हॉटस्पॉट केंद्र, भारत में हॉटस्पॉट केंद्र, ये महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। भारत में प्रमुख जैव विविधता केंद्र गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। जो गुजरात है आपका पश्चिमी राज्य है, तटीय राज्य है, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला है, और पश्चिमी घाट में है। केरल में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, केरल में स्थित जो शांत घाटी है, जिसको हम साइलेंट वैली बोलते हैं, ये जैव विविधता के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इस चीज़ को भी आप इस पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा कि केरल में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या कहेंगे? साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी। दूसरा क्षेत्र पूर्वी हिमालय है।
दूसरा क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी हिमालय है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी ये जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये जितने पॉइंट्स मैंने अभी समझाए आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसको बेहतर ढंग से समझा होगा। जैव विविधता से संबंधित और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जैव विविधता का संकट क्या है, इन चीज़ों को भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। प्यारे मित्रों, अब देखते हैं जैव विविधता के लिए संकट। जैव विविधता मतलब कि बायोडाइवर्सिटी के लिए संकट वाली बात कौन कौन सी है, संकट का कारण कौन कौन सा है, देखते हैं। जैसे प्राकृतिक आवास का नष्ट हो जाना, निर्वनीकरण, इसको हम क्या बोलते हैं? निर्वनीकरण, मतलब कि जंगल की पेड़ों की कटाई को हम निर्वनीकरण बोलते हैं। निर्वनीकरण जो है एक विशेष कारण बन जाता है जैव विविधता के लिए संकट का। जैव विविधता के संकट का एक विशेष कारण निर्वनीकरण भी होता है। पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना, हाई टेम्परेचर का होना, पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग है, इस चीज़ का जो बढ़ना होता है, पृथ्वी पर तापमान का जो बढ़ना होता है, ये भी जैव विविधता के लिए खतरा का एक संकेत होता है, जैव विविधता का एक समस्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी जैव विविधता के लिए संकट होता है, क्योंकि विदेश के लोग जब जो है आक्रमण करते हैं तो बहुत सारे जानवर जो है मर जाते हैं, तो इससे जो है जैव विविधता पर संकट आता है, जीवों की कमी होती है। नगरीकरण, नगरीकरण का भी बहुत बड़ा एक कारण होता है। औद्योगिकीकरण, इन चीज़ों का जो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं जैव विविधता के लिए संकट का एक संकेत होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को दोस्तों आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। यहाँ पर प्रवाल द्वीप क्षेत्र प्रमुख जलीय क्षेत्र जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। प्रवाल द्वीप क्षेत्र जो है एक प्रमुख जलीय जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप जरूर से जरूर जो है याद रखिएगा। प्रवाल द्वीप एक विशेष रूप से जलीय वाला क्षेत्र है जो जैव विविधता से संबंधित क्षेत्र माना जाता है। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण मतलब कि जीवों की सुरक्षा कैसे की जाए, तो इसकी सुरक्षा दो तरह से होती है। एक को इन सिटू बोला जाता है, इन सिटू, इसको हम बोलते हैं स्वस्थान पद्धति, मतलब कि जब कोई जीव प्राकृतिक आवास पर निर्भर हो, प्राकृतिक आवास मतलब कि स्वस्थाने, इन सिटू मतलब कि प्राकृतिक आवास पर निर्भर हो जब कोई जीव, तो उसे हम बोलते हैं इन सिटू, इन सिटू स्वस्थान पद्धति। एक्सिट्यू क्या बोला होता है दोस्तों? एक्सिट्यू बाह्य स्थान पद्धति, जब कोई जीव जो है कृत्रिम मतलब मानव निर्मित आवास में रहने पर निर्भर हो तो उसे हम जो है एक्सिट्यू बोलते हैं। जैसे कि चिड़ियाघर, जू में आप देखते हो वो आर्टिफिशियल है, उसमें जानवर रहते हैं, लेकिन वो बनाया किसके द्वारा गया है? वो एक बनाया गया है मनुष्य के द्वारा, और इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सिट्यू। तो एक प्राकृतिक आवास में रहना, इससे सुरक्षा होती है जैव विविधता की, और दूसरा कृत्रिम आवास में रहना, इससे सुरक्षा होती है जैव विविधता की। प्राकृतिक आवास में रहना अर्थात इन सिटू, और बाह्य स्थान में रहना, कृत्रिम आवास में रहना अर्थात एक्सिट्यू। इन दोनों में डिफरेंस भी आपको जरूर याद रखना चाहिए। जैव विविधता के प्रकार, अब जैव विविधता के प्रकार कौन कौन से हैं? अनुवांशिक जैव विविधता होता है, प्रजाति जैव विविधता होता है, और समुदाय जैव विविधता होता है। शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए एक खतरा नहीं होता है। शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए खतरा नहीं होता, आप इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। IUCN क्या होता है? IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। अब ये होता क्या है IUCN? यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो जीव एवं वृक्षों को बचाने में मदद करते हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है।
IUCN एक ऐसी संस्था है जो जीवों को, विभिन्न प्रकार के जीवों को बचाने में मदद करते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय IUCN जो नाम का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड है। इसका मुख्यालय बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। IUCN का कार्य क्या है? ये जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब सुरक्षा देता है। और इसका मुख्य कार्य, इसका जो विशेष वर्ग है वो क्या है? रेड डेटा लिस्ट को प्रकाशित करना, तैयार करना। रेड डेटा लिस्ट को प्रकाशित करना, ये क्या है? रेड डेटा लिस्ट क्या है दोस्तों? रेड डेटा लिस्ट का मतलब होता है कि अगर आपके देश में, अगर हमारे भारत देश में कोई जानवर 50 वर्ष तक नहीं दिख रहा अपने मूल स्थान पर, 50 वर्ष तक अगर अपने मूल स्थान पर नहीं है, तो ये घोषित कर दिया जाता है कि वह जानवर जो है विलुप्त हो गया है। तो इसको जो है एक सूचीबद्ध तरीके से रखा जाता है, जिसमें रखा जाता है इन चीज़ों को, उसको हम रेड डेटा लिस्ट के नाम से जानते हैं। रेड डेटा लिस्ट के नाम से जानते हैं। इस लिस्ट में संकटग्रस्त जीवों की सूची बनती है। अगर कोई जीव 50 वर्ष तक विलुप्त पाया जाता है अपने मूल स्थान पर, तो वह जीव जो है विलुप्त घोषित हो जाता है। IUCN के अनुसार जो चीता है वो विलुप्त है। वो क्या है दोस्तों? विलुप्त है। तो ये रहा दोस्तों आपका बायोडाइवर्सिटी। आई होप आप सभी को बायोडाइवर्सिटी भी बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ऐसे ही दोस्तों जो है हमारा ये EVS का टॉपिक कंटिन्यू चलता रहेगा, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छा लग रहा होगा वीडियो, और बेहतर ढंग से समझ में भी आ रहा होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग जो है अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।